नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर समिति ने एक दिन में 3500 ऑनलाइन से और शीघ्र दर्शन से करीब 5000 श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन की अनुमति दी है। लेकिन मंदिर के निर्गम द्वार पर किन्नरों के जमावड़े से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। दरअसल ये किन्नरों की टोली मंदिर के निर्गम द्वार से निकलने वाले श्रद्धालुओं के साथ छुआछटकी कर जबरन पैसा वसूल रही है और किन्नरों की इस गैंग को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। महाकाल मंदिर 28 जून से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के खुलते ही बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में किन्नरों का एक समूह रोजाना महाकाल मंदिर के निर्गम द्वार पर आकर खड़े हो जाता है, जिसमें 3 से 4 किन्नरों के सदस्य न सिर्फ श्रद्धालुओं को डरा धमकाकर दबाव बनाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश विदेश से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में से एक उत्तर प्रदेश से अपने परिवार के साथ आई साक्षी मेहता ने बताया कि मंदिर में दर्शन की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से किन्नरों ने राशि मांगने के नाम पर परेशान किया वो काफ़ी दुखदायक था। वहीं उज्जैन निवासी कृष्णानाथ ने कहा कि ये रोजाना की बात हो गई है। हमेशा मंदिर में दर्शन करने के लिए आती हूँ, लेकिन अंत में बाहर निकलते ही किन्नरों की मांग शुरू हो जाती है। मांग पूरी नहीं करो तो मंदिर की मर्यादा भूल कर परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि महाकाल मंदिर समिति को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिर समिति के जिम्मेदारों का कहना है कि सभी किन्नर महाकाल मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं से राशि वसूलने का कार्य करते हैं। ऐसे में वो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस कारण मंदिर समिति किन्नरों पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। किन्नर आए दिन श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलते हैं। कई श्रद्धालु 5 या 10 रुपए देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्नर उन श्रद्धालुओं से 50 और 100 की मांग करते हैं। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने कहा कि महाकाल मंदिर के बाहर का क्षेत्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार थाने को सूचित किया गया है, लेकिन अब कार्रवाई उनको करना है। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा कि जल्द ही किन्नरों पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार किन्नरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही है। कल भी कार्रवाई की जा चुकी है। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, जांच की जाएगी। अगर किन्नर जबरदस्ती करते तो कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन साइबर पुलिस ने नोएडा से ठगी करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उज्जैन की साइबर पुलिस ने नोएडा से ठगी करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने OLX पर टीवी बेचने के नाम पर लोगों से ठगी की है। साइबर पुलिस ने बताया कि आरोपी इतना शातिर है कि 50 से अधिक नंबरों का उपयोग करता है। आरोपी से कई सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। उज्जैन शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने दिल्ली के नोएडा से साइबर अपराध करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। प्रशांत पांडे नाम का यह आरोपी OLX ऐप पर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। उज्जैन में बदमाश ने 19,500 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद फरियादी ने साइबर सेल उज्जैन को शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद नोएडा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपराध करना कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि मौज मस्ती और पार्टी करने के लिए आरोपी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। आरोपी के पास 50 से अधिक मोबाइल नंबर है जिनका उपयोग करता रहता है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई युवतियों को भी प्यार के झांसे में फंसाकर रुपयों की ठगी की है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन साइबर टीम ने हमारे SP सर के निर्देशन में हमने टीम गठित करी थी, जिसमें हमने दबिश दी दिल्ली के पास नोएडा में। इसमें प्रशांत पांडे नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन खरीदने, टीवी बेचने के नाम पे, कभी जॉब फ्रॉड के नाम पे लोगों को गुमराह करके ठगी करता था। अभी तो हमारे पास 7-8 नाम सामने आए हैं और जिसने कंप्लेंट की थी उससे 19,500 की ठगी की थी और OLX पर उसने एक LED टीवी बेचने का ऐड डाला था।
जिसमें हमारे पास फरियादी ने आके बताया कि 19,500 रुपये हमसे डिपॉजिट करा लिए और हमसे कहा कि हम आपको टीवी डिलीवर करेंगे, जो आखिरी तक डिलीवर नहीं किया। तो उसके बाद हमने उसको ट्रेस किया हमारी टीम ने, तो वो गिरफ्तार हुआ। ये बहुत ही लर्नेंट है, ये अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट बताता है। ही इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। उसका सोशल इंजीनियरिंग अच्छा है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, सो दैट ये लोगों को कन्विंस कर लेता है। तो अभी इसने बताया कि मेरा IBM से भी सर्टिफिकेशन है और IBM से इसने कुछ 7-8 तरह के कोर्सेज़ किए हुए हैं। अभी हम पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वो कितने जेन्युइन है नहीं। बाकी इसकी बातचीत की तरीके से पता चलता है कि ये अच्छा शिक्षित व्यक्ति है और टेक्निकली साउंड भी है। जम्मू में हुए ड्रोन अटैक के बाद उज्जैन संभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाकाल मंदिर सहित उज्जैन के अन्य मंदिरों में भी बिना परमिशन के ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। उज्जैन के मंदिर में नहीं जा सकेगा ड्रोन, इसके लिए ADG ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में जम्मू में ड्रोन हमला हुआ था। इसी हमले को देखते हुए उज्जैन संभाग और महाकाल मंदिर में अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन संभाग के IG और ADG योगेश राव देशमुख ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए हैं कि संभाग के सभी संवेदनशील धार्मिक स्थानों पर ड्रोन को लेकर सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएं। धार्मिक स्थल पर ड्रोन नहीं उड़ाया जाए। उज्जैन संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। कई बार देश भर में अलर्ट हो या फिर आतंकियों की धमकी, सभी ने महाकाल मंदिर के प्रति सतर्कता बरती है। उज्जैन रेंज के IG योगेश राव देशमुख ने आदेश दिया है कि महाकाल मंदिर व संभाग के अन्य मंदिरों के लिए न सिर्फ अनुमति लेना होगी बल्कि सुरक्षा एजेंसी से पहले जांच कराना होगा। ADG योगेश राव देशमुख ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि जब भी ड्रोन उड़ते दिखें तो परमिशन देखी जाए, तभी ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई करें। उज्जैन जिले के महाकाल मंदिर, हरसिद्धि, काल भैरव, मंगलनाथ, वहीं संभाग के मंदसौर का गांधी सागर डैम, पशुपतिनाथ मंदिर, देवास की माताजी की टेकरी, आगर का बगलामुखी माता मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में चुनाव से पहले जांच और अनुमति जरूर होगी। जनरली एक प्रिकॉशन के रूप में, एक सुरक्षा की दृष्टि से सभी SPs को ये निर्देशित किया गया है कि जहां रूटीन में डॉग स्क्वाड्स के द्वारा या हमारी रूटीन चेकिंग जो होती रहती है, उसके अलावा भी जो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं उन सब का पंजीयन हो और पंजीयन के उपरांत बाकायदा जब भी उसको इस्तेमाल करना है तो उसकी परमिशन को चेक कर लिया जाए, जिससे कि अगर कहीं कोई अनहोनी की संभावना है भी तो उसको हम रोक सकें। तो संभाग के कौन-कौन से मंदिर है जहाँ पर ये अलर्ट जारी है? देखिए, काफ़ी सारे स्थान हैं। यहाँ पे उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है और नलखेड़ा में मंदिर है, नीमच में मंदिर हैं, मंदसौर में है। तो ऐसे डैम्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ जहाँ विशेष इंस्टॉलेशंस हैं जिसकी सुरक्षा वैसे भी पुलिस करती है, लोकल स्टाफ करता ही है, वहाँ के लोकल प्राइवेट एजेंसीज करती हैं, साथ ही ड्रोन्स के माध्यम से भी उसकी सुरक्षा की जाए। जो बगैर परमिशन के ड्रोन उड़ा देते हैं कई बार, तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, यही सभी को कहा गया है, तरोताज़ा किया गया है, इस बात पे एम्फेसाइज किया गया है कि जो भी ड्रोन्स को उड़ाने में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं वो बाकायदा उनका पंजीयन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनकी जांच हो जाए और उड़ाने से पहले उनका परमिशन को चेक कर लिया जाए। उज्जैन में मुख्यमंत्री के 11 जुलाई के दौरे को देखते हुए अफसरों ने चल रहे निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत का निरीक्षण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 11 जुलाई को उज्जैन दौरा प्रस्तावित है। संभावना है कि वे शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में अधिकारियों ने बुधवार को योजनाओं की हकीकत को देखने के लिए निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर आशीष सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने महाकालेश्वर मंदिर के पास चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों का अवलोकन कर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी थे। उज्जैन में नए उद्योग लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। AKVN के MD ने सोयाबीन प्लांट पर बनने जा रहे गारमेंट प्लांट का निरीक्षण किया।
मध्य प्रदेश शासन ने बंद पड़े सोयाबीन प्लांट की जमीन पर बेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा गारमेंट्स का प्लांट लगाया जा रहा है। साथ ही विक्रम उद्योगपुरी में श्री ग्रुप के उद्योगपति आनंद बागड़ के द्वारा दवा उद्योग शुरू किया जा रहा है। यह उद्योग AKVN के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन उद्योगों की आधारशिला रखेंगे। इसकी तैयारियां हेतु AKVN के MD रोहन सक्सेना ने कार्यक्रम स्थल का बेस्ट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि मालिनी के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में रोहन सक्सेना ने बताया कि उज्जैन में जल्द ही कई बड़े उद्योग आने वाले हैं। इसके लिए सरकार द्वारा उद्योगों को लैंड बैंक से जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी साल के अंत तक 3 बड़े उद्योग उज्जैन में शुरू होंगे। सभी जिलों में कुछ ना कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ और ये खुशी की बात है कि तिलंग संघ की जो ये ज़मीन है जहाँ जो शहर से जुड़ी हुई है वहाँ पे एक बेस्ट कॉरपोरेशन का एक प्लांट जिसका प्रपोज़ल कुछ समय से चल रहा था उसे तत्कालीन शासन ने स्वीकृत किया है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और अब भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से होगा इसमें। तो ये बेस्ट कॉरपोरेशन तिरुपुर तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि किड्स वेयर्स में एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के किड्स वेयर ये लोग यहाँ बनाते हैं। तो इनका तमिलनाडु में ही प्लांट था। ये पहली बार तमिलनाडु के बाहर निकल के इन्होंने कोशिश की है तो इनको मध्य प्रदेश और उज्जैन पसंद आया है। यहाँ पे ये अपना शुरू करेंगे अपना प्लांट। ये प्लांट में लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच का एम्प्लॉयमेंट होगा जो इनका प्रोजेक्टेड है और उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट रहता है क्योंकि जो कपड़े सिलने और उसमें फ़ीमेल्स की महारत ज़्यादा रहती है। ये काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे और अगले 6 से 8 महीने में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। सर इसके अलावा फ्यूचर्स पे भी कुछ और भी आप लोग लेके जी एक और प्रतिभा सिंटेक्स का लैंड ऑलमोस्ट फाइनल है। वो भी अपना इसी तरह का एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट टेक्सटाइल्स का लेके आने वाले हैं। वो काम भी बहुत जल्दी चालू होगा। अभी लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया अभी चल रही है। उसमें भी लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और प्रतिभा सिंटेक्स पीथमपुर की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए इस तरह के जो कपड़े हैं और अपैरल्स वो बनाती है। इसके साथ ही इसी में 11 तारीख को एक संभावित जो श्री पॉलीमर्स का एक और प्लांट है जो कि विक्रम उद्योगपुरी में है, उसका भी भूमि पूजन किया जाएगा। कंपनी जो है बेस्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तिरुपुर और हमारा कंपनी जो है वहाँ पे 12,000 लोग को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है हमारे। और उसके अलावा ये कंपनी का जो ऑपरेशंस अफ्रीका में भी हैं जो सुइंग यूनिट्स वगैरह, और यहाँ पे 1000 मशीन प्लान कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो पीक होगा 4000 लोग को 2 शिफ्ट अगर चला सके तो 4000 लोग को एम्प्लॉयमेंट का सुविधा होगा। और मटेरियल बनेगा और कहाँ से एक्सपोर्ट होगा? यहाँ पे होजियरी फैब्रिक बेस्ड गारमेंट्स बनेंगे और लगभग ये कंपनी पूरा जो एक्सपोर्ट करती है वो USA और यूरोप करती है। विवेकानंद कॉलोनी विकसित करने वाली श्याम गृह निर्माण संस्था ने प्रेस वार्ता लेकर जमीन विवाद पर अपना पक्ष रखा। नीलगंगा में 5 बीघा जमीन संस्था ने अपनी बताई है। दरअसल श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था ने नीलगंगा में 5 बीघा से ज्यादा जमीन अपनी होना बताई है। यहाँ कॉलोनी डेवलप कर प्लांट आवंटित करता है। इस जमीन को यदि धार्मिक प्रयोजन के लिए लिया जाता है तो बदले में संस्था दूसरी जगह पर जमीन चाहती है। संस्था अध्यक्ष दिलीप खंडेलवाल व मनोहर भालेराव व अन्य पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि संस्था ने विवेकानंद कॉलोनी इस सेक्टर की जमीन के लिए सर्वे नंबर 3715 व 37201 की 5 बीघा 13/20 जमीन संस्था की है, जिसमें पड़ाव स्थल में बताया जा रहा है और जिस पर अतिक्रमण किया गया है। उसको लेकर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। निर्माण समिति का जो मामला है ये संस्था के द्वारा क्रय की गई भूमि है। 3715 और 3720/1 की भूमि संस्था ने अपने सदस्यों के लिए क्रय की थी, जिसमें उनको भूखंड दिए जाने हैं। ये भूमि वर्ष 1994 में संस्था ने अनुबंध के अनुसार इसकी 5 अलग अलग भागों में रजिस्ट्री कराई है। कथित लोगों के द्वारा इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था की 2.5 बीघा भूमि पर पूर्व में कब्जा हो चुका है और कुछ लोग उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं, जबकि वास्तव में संस्था के पास उसकी रजिस्ट्री है, नियमानुसार क्रय की गई है। और हमारे संस्था के सदस्य जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा संस्था में जमा किया था और उनके लिए हमने ये भूमि खरीदी थी, आज वो भूखंड से वंचित है
और अनाधिकृत लोग उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि सरकार यदि ये चाहे कि ये भूमि संतों को देना है या धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग करना है, क्योंकि हम एक समाज के लिए काम करने वाली संस्था है, सहकारिता की संस्था है, तो सरकार यदि साधु संतों को उक्त भूमि देना चाहती है या प्रशासन देता है या माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं या माननीय जिलाधीश महोदय निर्णय लेते हैं कि ये 3720 और 3715 सर्वे नंबर की भूमि साधु संतों के लिए आरक्षित कर दी जाए, उनको दे दी जाए, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आइए नजर डालते हैं शहर के बढ़ते अपराधों पर। अखाड़ा परिषद की भूमि पर कब्जा करने वाले बदमाश बड़े संतोष पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रासुका की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जी हां, नीलगंगा थाना क्षेत्र में अखाड़ा परिषद की भूमि पर बदमाश बड़े संतोष कब्जा करने पहुंचे थे। यहां पर बदमाश बड़े संतोष द्वारा साधु संतों के साथ मारपीट भी की गई थी। इसके बाद पूरा मामला पुलिस थाने पर पहुंचा। यहां पर थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने कार्रवाई करते हुए बड़े संतोष पर रासुका के तहत जेल भेज दिया है। इधर लॉकडाउन के बाद लगातार अपराध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कपड़े सिलवाने निकला युवक पहुंच गया अस्पताल। युवक मार्केट से लौट रहा था। उस दौरान तकरीबन 8 से 9 के बीच में मक्सी रोड ओवर ब्रिज 0 पॉइंट के समीप कुछ बदमाशों ने उसे रोका और पहले तो उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उससे नकदी, पर्स और मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो गए। युवक घायल अवस्था में पूरी रात वहां पर पड़ा रहा। सुबह जब परिजनों को सूचना मिली, परिजन वहां पर पहुंचे और युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया। गरिमत यह रही कि युवक के साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पूरी रात गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े होने से युवक की जान भी जा सकती थी। फिलहाल युवक मौत के खतरे से बाहर है। इधर युवक के परिजनों ने मारपीट के मामले में किसी पर शंका जाहिर की है। वेदनगर में ब्रह्म कुमारी आश्रम है वहाँ पर वो कल ड्यूटी पे नहीं गया था। वो ड्रेस सिलवाने के लिए गया था काम से, तो उसके साथ मतलब ब्रिज अपने मक्सी रोड ब्रिज हैगा 0 पॉइंट के यहाँ पे, वहाँ पर उसके साथ किसी ने मार के उसको वहीं पटक दिया। तो हम लोगों को सुबह पता चला, किसी ने बोला कि मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लेके आया और यहाँ पे पता चला हमको कि मतलब उसके साथ ऐसे उसका मोबाइल सब चोरी कर लिया है, उसके पैसे वैसे सब निकाल लिया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। कैसे थी मतलब कुछ मोबाइल के कारण हो गई थी। पार्थ नाम है उसका। तो अभी 8 दिन पहले उसने मेरे भाई को मारा था। एक तरफ सड़कों पर दिन दहाड़े कभी लूट का प्रयास किया जाता है तो कभी बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल भी हो जाते हैं। और इधर शाम ढलते बीती रात में चोर नकबजनी की घटनाओं को भी लगातार अंजाम दे रहे हैं। जी हां, सिविल हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट ने चोरों ने धावा मारकर वहां से कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड बदमाश लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना 3 से 4 दिन पहले की बताई जा रही है और चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल जो भी हो, पुलिस प्रशासन को बढ़ते अपराधों पर शिकंजा कसना चाहिए। इधर सूत्रों के अनुसार नशे के आदी जो नशेड़ी हैं वो भी कई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को जल्द से जल्द इन पर लगाम कसनी चाहिए और वारदातों को रोकना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल का है ये। यहाँ पे ऐसे सीपीयू, मॉनिटर और कीपैड और एक फोटोकॉपी मशीन, सीलिंग फैन ये चोरी हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश के 107 शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी अब रोजगार मूलक पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।
इस साल से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ कई प्रकार के रोजगार मूलक डिप्लोमा कोर्सेस भी चालू कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछली बार हमारी बैठक में ये आग्रह किया था कि हमारे अपने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के साथ बच्चों को हमको रोजगार मूलक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी आधार पर अपने शासन के लगभग 177 शासकीय महाविद्यालयों के अंतर्गत 177 प्रकार के डिप्लोमा और 282 प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। खास करके 15 तो ऐसे नए कोर्स हम चालू कर रहे हैं जो पहली बार अपने मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स जो सामान्य डिग्री के तरह विद्यार्थी इनको अपना सकते हैं, जिसके माध्यम से रोजगार की 100% गारंटी रहने वाली है। खास करके ये कोर्स भी इस प्रकार से डिजाइन कराए गए हैं जो उनके क्षेत्र में साथ में जो चलने वाले उद्योग है उसमें उनका लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इनकी अवधि 6 माह की होगी। डिप्लोमा कोर्स 1 साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा। इस सूची में 15 सर्टिफिकेट और 15 डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में पहली बार प्रारंभ किए जा रहे हैं। हर्बल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, GST एंड इनकम टैक्स, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हॉर्टिकल्चर, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सिक्योरिटी सर्विस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट असेसमेंट, NGO मैनेजमेंट, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एम्ब्रॉयडरी एंड टेलरिंग विषयों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजिकल साइंस, डिज़ाइनर फ्लावर पोट मेकिंग एंड वुड कार्विंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, नर्सरी एंड फ्लोरिकल्चर, क्रिएटिव स्किल्स, सोइल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल वर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मीडिया एस्थेटिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की भी तैयारी चल रही है। जैसे माइनिंग के क्षेत्र के आसपास के उद्योग जो चलने वाले हैं, वहाँ के महाविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से वो माइनिंग की शिक्षा देंगे। कहीं पर्यटन के माध्यम से हो सकते हैं, कहीं वर्तमान में हमारे नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स या इस प्रकार के सहायक अन्य प्रकार के कोर्स को प्रारंभ कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप विभिन्न प्रकार के जब महाविद्यालय में भेजें तो साथ साथ डिप्लोमा लेने के लिए भी प्रेरित करें, जिनके माध्यम से उनको रोजगार की गारंटी 100% हो सकती है। नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी जो लागू की है वो भी यही बताती है कि हमारे बच्चे अगर कॉलेज में जाते हैं तो उनको रोजगार मूलक शिक्षा मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नए प्रयोग से सारे क्षेत्र में एक नया प्रकार का वातावरण बनेगा और महाविद्यालय में आने की लोगों की रुचि बढ़ेगी और वो अपनी शिक्षा सार्थक कर सकेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अपने बच्चों को एडमिशन देते टाइम वहाँ के डिप्लोमा कोर्स की जानकारी जरूर लें ताकि उसका लाभ उठाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मेला पशु हाट पर बकरा ईद पर बिकने आए 1 लाख रुपए तक के बकरे। वहीं मुस्लिम समाज में ईद को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज में बकरा ईद को लेकर अपना ही एक अलग महत्व है। बकरा ईद का पर्व पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग निवास करते हैं वहाँ बड़े ही सादगी एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। शहर में भी बकरा ईद को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी का अपना महत्व है। इसी को लेकर नदी क्षेत्र कार्तिक मेला ग्राउंड पर लगने वाले साप्ताहिक पशु बाजार में इन दिनों काफ़ी तादाद में बकरों को देखा जा रहा है। इस वर्ष 10,000 रुपये से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक के बकरे इस पशु बाजार में बिकने को आए हैं। मुस्लिम समाज भी ईद को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। मुस्लिम मान्यता अनुसार हिजरी के आखिरी महीने जुल हिज में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का इस्लामिक धर्म में बहुत महत्व है। इस पर्व को रमदान खत्म होने के ठीक 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व को ईद उल जुहा भी कहा जाता है। ईद उल जुहा का मतलब कुर्बानी की ईद होता है।
इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसी दिवस पर हज़रत इब्राहिम अपने पुत्र को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, पर अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। इस वर्ष मुस्लिम समाज कुर्बानी पर अल्लाह ताला से पूरे विश्व में चल रही कोरोना महामारी को खत्म करने एवं विश्व में सुख समृद्धि को लेकर इबादत करेगा। पशु बाजार में बकरों की खरीदारी करना है। मुस्लिम जनों ने बताया कि बकरा ईद पर हम अल्लाह ताला से कोरोना महामारी को लेकर इबादत करेंगे। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते बकरों की कीमतों में लगभग 5,000 से लेकर 50,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। और इसके तूफान में सारी बीमारियों को गारद करें और सारी बीमारियों को एक तरफ ले जाके रहे वो बच्चों की अल्लाह ताला हिफाजत करे। जहाँ भी बीमारी आ रही पूरे विश्व के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला बीमारी को गारद करे इस बकरे की कुर्बानियों को, और अल्लाह ताला इसके तूफान में अल्लाह ताला खूब दे और सारे शहर के अंदर अमन चमन रहे और सारे हिंदुस्तान के अंदर अमन चमन रहे। ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम। अभी किस तरह के बकरे आए हैं, कहाँ से बकरे आए हैं और क्या पूरे मध्य प्रदेश के आए हैं यहाँ पर। कुर्बानी बकरे सुन्नत इब्राहिम की कुर्बानी दी जाती है और 2 दांत बकरा मांगा जाता है। बकरे में कोई ऐप नहीं होना चाहिए, न कान कटा हुआ होना चाहिए, न सिंग टूटा हुआ होना चाहिए, बच्चा खूबसूरत होना चाहिए, पैसे को नहीं देखना चाहिए। कोरोना महामारी में रेट में फर्क पड़ा है? हाँ, रेट में फर्क पड़ा था। कितना रेट बढ़ा? ये 5,000 रुपये 3,000 रुपये फर्क पड़ा है। जो बकरा हमारा 20,000 का बिकता था वो 17,000 16,000 का बकरा बिक रहा है। कितने बकरे इस बार आए? कहाँ से? कम का बकरा बिक रहा है, सुजालपुर, शाजापुर, आष्टा, सब दूर से बकरा आता है। बनने जा रहे उज्जैन गरोड 4 लेन रोड ग्रीनफील्ड संरेखण NH 148 NG के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दावे आपत्तियों के निराकरण के लिए जन सुनवाई रखी गई। NHAI उज्जैन से गरोड तक 4 लेन रोड बन रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई उज्जैन का दावा आपत्ति निराकरण हेतु उज्जैन जिले की खटिया तहसील में जन सुनवाई संपन्न हुई। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल उज्जैन द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान राज्य में उज्जैन गरोड ग्रीनफील्ड संरेखण NH 148 NG के 135 किलोमीटर राज्य राजमार्ग खंड के पर्यावरण स्वीकृत हेतु जन सुनवाई के लिए आम सभा की गई। NH 148 NG राजमार्ग में आने वाली भूमि अधिग्रहित होगी और जो इसमें पेड़ आएंगे और कटाई होगी उसी पर पर्यावरण को लेकर बात की चर्चा हुई, जिसमें किसानों द्वारा दावा आपत्ति व सुझाव को पेश किया गया। आम सभा में 12 आपत्ति व सुझाव किसानों द्वारा दर्ज कराए गए, जिनका उन्हें जवाब दिया जाएगा और संबंधित कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर SDM गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कना से अधिकारी व किसान जन मौजूद रहे। फसलों के क्षेत्र आ रहा है और उसमें जो भू अधिग्रहण होगा और बेसिकली जो पेड़ इसमें अधिग्रहण में आएंगे और उनकी जो कटाई होनी है और उसके संबंध में यदि पर्यावरण में कोई अगर पर्यावरण से संबंधित अगर किसी के कोई सुझाव या उसमें कोई आपत्ति हो तो उन आपत्तियों को यहाँ पर और उन सुझावों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। जो यहाँ पर जो ग्रामीण जन थे उन्होंने उपस्थित होकर अपनी आपत्ति और सुझाव यहाँ पर दिए हैं